जिसमें उबाल ऐसा खून चाहिए, ये आसमान पे आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। दोस्तों, मैं शिवानी ओझा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल शांति मोटिवेशन। आज का विषय हमारा शिक्षा से जुड़ा है, जिसमें हम जानेंगे कि साइंस को मेन स्ट्रीम बनाने के क्या फायदे हैं, जिसमें हम विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े शिक्षकों से बात करेंगे। अब हम बात करेंगे मैथ के अध्यापक मिस्टर राजेश्वर चौहान जी से, जिन्होंने MSc मैथमेटिक्स से किया है और M.Ed CCH यूनिवर्सिटी से किया है। इनका 25 साल से टीचिंग एक्सपीरियंस है और वर्तमान में ये महर्षि विद्या मंदिर के HOD है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल शांति मोटिवेशन में। धन्यवाद शिवानी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कुछ बच्चे होड़ के कारण, यानी कि उनके दोस्त अगर साइंस ले रहे तो वो भी साइंस ले लेते हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते आप उन बच्चों के अंदर साइंस का इंटरेस्ट कैसे पैदा करेंगे या फिर उनको पूरी साल कैसे मोटिवेट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा मानना ये होता है कि बच्चों को अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, आज के टाइम पे जो हम देखते हैं कि बच्चे अपने हिसाब से नहीं लेते, बल्कि अगर मेरा दोस्त ले रहा है साइंस तो मुझे भी साइंस लेनी है, मेरा दोस्त कॉमर्स लेना है तो मुझे भी कॉमर्स लेनी है। तो इस तरह से बच्चे होड़ से ले तो लेते हैं, लेकिन जब बाद में उनको पढ़ाई स्टडी शुरू करते हैं, क्लास में यूज करते हैं उस चीज़ को, तो वो पछताते हैं और उस चीज़ को सोचते हैं कि मैंने ये गलत चूज कर लिया है। तो उसके लिए बस मैं पहले तो इतना कहूँगा उन बच्चों से कि आप लोगों को हो सकता है अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम लगती है, 10th क्लास में अलग सिलेबस होता है, 11th क्लास का सिलेबस अलग होता है। उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने आप को माइंड सेट करें, अपने आप को कोशिश करें कि हमें क्या कर रहे हैं और किस तरह से यूज करना चाहिए। और उसके बाद में अगर फिर भी बच्चों को लगता है कि नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा अपने ठंडे दिमाग से उसको सोचना चाहिए बच्चों को। और मैं उनके लिए देखिए इतना ही कहूँगा कि जी को कर रे कंथड़ा, हिरन कसो घी खाए, आग चरे और पूर्ण भके, घोड़ा सुहाग हो जाए। अर्थात हिम्मत कर, हुंकार भर, हिरन कौन सा घी खाता है लेकिन घोड़ों से आगे जाता है। जी, अक्सर सर ऐसा होता है कि रिजल्ट आने के बाद 10वीं का जैसे रिजल्ट आता है, बच्चों के परसेंटेज अगर अच्छे आते हैं तो वो साइंस ले लेते हैं, एवरेज मार्क्स आता है तो वो कॉमर्स ले लेते हैं, और अगर कम मार्क्स आता है तो वो आर्ट ले लेते हैं। तो आप इस तरीके के रिजल्ट आने पे जो बच्चे ये निर्णय लेते हैं, तो ये किस हद तक सही है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना ये होता है कि कभी भी जो बोर्ड में मार्क्स आ रहे हैं या उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके बेस पर उनको कभी भी साइड चूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज कभी भी उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका आकलन नहीं करता। हो सकता है बच्चे ने पूरे वर्ष बहुत अच्छी मेहनत की, लेकिन जो 3 घंटे का उनका एग्जाम होता है उसमें उसके परसेंटेज के हिसाब से उसका काम नहीं हो पाया। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे परसेंटेज के हिसाब से सब्जेक्ट या कॉमर्स साइड चूज करनी चाहिए। उसके लिए सिर्फ बच्चे को ये सोचना चाहिए कि हमें क्या लेना है और हमें करना क्या है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को अपना सब्जेक्ट या अपनी साइड चूज करनी चाहिए। जी बिल्कुल। साइंस स्ट्रीम लेने के बाद बच्चे अक्सर ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम मैथ लें, बायो लें, उनको मतलब समझ नहीं आता कि वो कौन सा बेस में मतलब स्टडी करें। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों के पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों से थोड़ा सा इतना पूछना चाहिए कि उन्हें करना क्या है। अगर उनको मेडिकल लाइन में जाना है तो ऑब्वियसली उनको बायो चूज करनी चाहिए, अगर उनको अदर लाइन में जाना है तो मैथ्स चूज करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स के बिना अगर मेडिकल लाइन में जाना है तो उनको बायो ही लेनी चाहिए। बट अगर उनको मेडिकल लाइन में नहीं जाना है तो मेरे हिसाब से उनको मैथ्स चूज करना चाहिए, क्योंकि बाकी जितने भी आगे के प्रोसीजर होते हैं, जिनके भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो भी लाइन चूज करनी होती है, उन सभी में मेरे हिसाब से आगे का टाइम, आगे के लिए फिर मैथ्स ही उनको चूज करना चाहिए। सर, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों से पूछते नहीं है, मतलब फर्स्ट से लेकर 10वीं तक वो बच्चों का रिजल्ट देखते रहते हैं। रिजल्ट देखने के बाद उनको ये पता होता है कि उनका बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी वो बोलते हैं कि नहीं, पड़ोसी के बच्चों ने साइंस लिया तो आप भी साइंस ही ले लें। तो ये किस हद तक सही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि कभी भी बच्चों पर अपनी मर्जी ना थोपें। बच्चों को ठीक है गाइडलाइन दें, लेकिन बच्चों को अपने हिसाब से करने दें, अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज करने दें, क्योंकि आपको नहीं पता है, बच्चे को पता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है और वो कितना कर सकता है या क्या कर सकता है। तो पेरेंट्स के लिए मुझे सिर्फ इतना कहना होगा कि अपनी मर्जी बच्चों पर ना थोपें, बस यही सबसे ज्यादा। सर, जाते जाते आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बच्चों के लिए मेरा संदेश यही है
कि अपने अनुसार काम करें। कम से कम हो सकता है कि आजकल देखा गया होगा कि बच्चे गलत रास्ते पर ज़्यादा जाते हैं, और अपने अगर हमें ये लग रहा है कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, हम वो काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं मिलते। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में आने के लिए। छात्रों को और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को भी बहुत मोटिवेट किया है। धन्यवाद। अभी हमने बात किया था मैथ के अध्यापक से, अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के अध्यापक मिस्टर दिव्यांशु शुक्ला से, जिन्होंने एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किया है, बीएड फिजिकल साइंस से, और वर्तमान में ये जेपी पब्लिक स्कूल नोएडा में पीजीटी केमिस्ट्री पद पर कार्यरत हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल शांति मोटिवेशन में। धन्यवाद। सर ऐसी धारणा होती है कि साइंस ज़्यादा हार्ड होती है कॉमर्स से, तो ऐसी धारणा क्या सही है? देखिए, ऐसा कुछ लोगों का मानना होता है, पर मेरा मानना ये है कि ये विश्वास गलत है। सभी विषय की अपने अपने महत्व होते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर कोई साइंस लेता है अपनी पसंद से, तो साइंस में लैब रिलेटेड वर्क्स होते हैं और मेहनत ज़्यादा करनी होती है इन कंपैरिजन विद अदर सब्जेक्ट्स, बिकॉज उसमें लैब का प्रेशर नहीं होता है, प्लस जो कोर्स कंटेंट है वो भी थोड़ा अपेक्षाकृत देखा जाए तो कम होता है, और मेंटल प्रेशर दोनों ही चीज़ों में लगभग बराबर होता है। तो ये सबकी अपनी चॉइस होती है। यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि साइंस बहुत हार्ड है। जो साइंस पढ़ना चाहता है उसके लिए आसान है, जो नहीं पढ़ना चाहता हार्ड ही है उसके लिए। जी सर, जैसे कि आप केमिस्ट्री के अध्यापक हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि केमिस्ट्री लेने के बाद क्या स्कोप होता है? देखिए, केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और लाइफ के हर फील्ड में आप देखेंगे तो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। चाहे आप माइनिंग की बात करें, फिर चाहे आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात करें, चाहे आप सीमेंट फैक्ट्रीज की बात करें, नेचुरल गैस पेट्रोलियम की बात कर लीजिए, आप मेडिसिन में जा सकते हैं, कॉस्मेटिक्स में जा सकते हैं, और इसके अलावा और भी कई नए अभी फिलहाल आ रहे हैं, लाइक स्मार्ट पॉलीमर्स हैं, और मतलब पॉलीमेरिक इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है, बट आपको कंटिन्यूसली मेहनत करना होता है, और इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप जब केमिस्ट्री को एज ए सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो आपको फिर उसको चीज़ों को बहुत अच्छे से करना होता है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा और आपने कुछ शॉर्टकट के बारे में सोचा, तो वो नहीं है। बट अगर आप देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया लगभग 10-12 फील्ड तो बड़े आराम से हैं, कन्वेंशनल फील्ड्स हैं ये, और इसके अलावा फिर आप टीचिंग में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, और ऑब्वियसली आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, न्यूक्लियर साइंसेस वगैरह में कई जगहों पे जा सकते हैं, देन माइक्रोबायोलॉजी, इवन माइक्रो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में भी आप जा सकते हैं। तो स्कोप बहुत सारे हैं। जी सर, आपका कहना है केमिस्ट्री लेने के बाद बहुत सारे स्कोप होते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि केमिस्ट्री में अगर हाई स्कोर लाना हो तो बच्चे किस तरीके से स्टडी करें कि वो ज़्यादा मार्क्स ला सकें? देखिए, हाई स्कोर लाना है, अभी फ़िलहाल बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, केमिस्ट्री का पेपर 12th को है CBSE का, तो वहाँ पर फिर हम ये कर सकते हैं कि चीज़ों को रटने के बजाय समझने पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम देखी है मैंने ओवर द ईयर्स की नॉर्मली बच्चे केमिस्ट्री को पहले सिंपल मानते हैं, पर वो होता नहीं है, फिर वो चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं, वो भी एक गलत तरीका है। और आपको चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप समझ के करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा इजी हो जाएंगी और स्कोर करना भी आसान होगा। और अगर हम बोर्ड के पर्सपेक्टिव पे बात करें तो फिलहाल अभी NCERT पे ही फोकस करें, किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करें। आंसर्स लिखने की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सर जैसे भी बोर्ड के एग्जाम चल ही रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट पे बच्चों को कुछ खास टिप जो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो? देखिए, अगर मैं बात करूं अभी फ़िलहाल बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो NCERT के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और आपके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लें। इसके अलावा कुछ नेम रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, उनको बहुत अच्छे से तैयार करें, प्रिपेयर कर लें। जितने भी क्वेश्चन हैं NCERT ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जो भी 4 चैप्टर्स के अंदर है, उनको डिटेल में करने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं भी NCERT के बाहर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पॉसिबल हो तो इन जो CBSE के लास्ट 4 इयर्स के पेपर हैं उनके सॉल्यूशंस, जो मार्किंग स्कीम है, उसको देख लें। और इस बार बोर्ड के हिसाब से चीज़ों को करने के लिए ध्यान रखें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का, जैसे आंसर्स जो दें वो कंप्लीट आंसर दें, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें, स्टेटमेंट पूरी लिखें। इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। केमिस्ट्री के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप जो कुछ भी याद करके जाएंगे वो आपको लगेगा कि आप भूल गए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं। तो आप प्रयास ये करें कि दिमाग को थोड़ा शांत रखें, मन को भी शांत रखें और चीज़ों को आराम से
करेंगे और एनसीईआरटी अगर करके जाएंगे तो होपफुली आप आराम से 60+ आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं। सर जाते जाते आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस बच्चों के लिए सिंपल सा संदेश है कि केमिस्ट्री को टफ ना माने, आराम से तैयारी करें। केमिस्ट्री में स्कोर करना बहुत इजी होता है, बस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते रहें। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल शांति मोटिवेशन में आने के लिए। उम्मीद करते हैं हमारे अध्यापकों द्वारा दी गई जानकारी और सलाह आप सभी विद्यार्थियों के जरूर काम आएगी। उनकी मोटिवेशनल बातों ने आप सभी को जरूर मोटिवेट किया होगा। मैं शिवानी ओझा आपसे विदा लेती हूँ, फिर से रूबरू होंगी एक नए मोटिवेशनल